नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का यह पहला क्लास है जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का परिचय देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, उसे कैसे हम वितरित करते हैं, कैसे उसका क्रय विक्रय करते हैं और उसके उपभोग की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इन सभी के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ, जिसका अर्थ होता है धन, और शास्त्र की संधि से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। यानी अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें हम धन का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। संक्षेप में समझ लें, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक उत्पादक के कार्यों का विवरण होता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किसी एक व्यक्ति के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में हम समस्त अर्थव्यवस्था की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसका एक और नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और उस तरह समष्टि अर्थशास्त्र का एक और नाम है, इसे कहते हैं हम समष्टि को समस्त, होल, पूरा। मतलब कि इस अर्थशास्त्र में हम पूरे अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता किसे कहते हैं तो अल्फ्रेड मार्शल को माइक्रो इकोनॉमिक्स का पिता कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, यहाँ तो ये व्यष्टि समा याद रखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म और समष्टि का अर्थ होता है बड़ा या बृहद। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जॉन मेनार्ड केनेस को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें केवल व्यक्तिगत इकाई, यहाँ देखेंगे इंडिविजुअल इंटिटी की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किसी भी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक व्यवसाय के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता, एक उत्पादक अथवा फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया आदि अनेक ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित है और जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इस प्रकार कहा जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है तो कहेंगे किसी एक व्यक्ति से या एक वस्तु से, एक व्यक्ति या एक वस्तु से व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के ठीक विपरीत व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा है समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थात सभी उपभोक्ता, इसमें हम जिस तरह एक उपभोक्ता की बात माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर रहे थे उसी तरह इसमें सभी उपभोक्ता, सभी उत्पादक, सभी व्यवसायी, सभी फर्मों की बात हम करेंगे। यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन। यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय आय, इसमें पूरे देश भर में जितने व्यक्तियों की आय होती है उस सबको सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय बचत, पूरे नेशनल लेवल पे जितना सेविंग होता है उसकी बात की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। राष्ट्रीय विनियोग, हमने कितना इन्वेस्ट कर दिया पैसा, इसका हम अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। उसी तरह
कुल रोजगार, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल रोजगार किससे संबंधित है, समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो आंसर होगा हमारा समष्टि अर्थशास्त्र से। कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। सामान्य कीमत स्तर, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र से ही संबंधित है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में हम होल की बात करते हैं, पूरा की, यानी कि जहां भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाए, हम कहेंगे कि सभी सभी आयों, सभी व्ययों, सभी रोजगारों की बात जिस अर्थशास्त्र में की जाती है वह समष्टि अर्थशास्त्र है। तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र को अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक को हमने समझ लिया तो उसके ठीक विपरीत ही समष्टि का विपरीत होता है व्यष्टि, यानी कि ये बड़ा हो गया बृहद और ये हो गया व्यष्टि छोटा। इसे इंग्लिश में याद रखना काफी आसान होगा कि मैक्रो, समष्टि का पूरा नाम होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, और व्यष्टि को कहते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा, बिल्कुल ही छोटा। तो ये समष्टि अर्थ समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र को आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कहीं दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ परेशानी है। हम उस टॉपिक को अगली वीडियो में कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब बात आती है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया को इंग्लिश में कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं, याद रखेंगे, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। यानी वैसी सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए करते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि क्या ताश खेलना आर्थिक क्रिया है, अगर हम ताश खेलते हैं तो क्या यह आर्थिक क्रिया है? लूडो खेलना आर्थिक क्रिया है? तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपको यह पहले से पता था कि ताश खेलना, लूडो खेलना आर्थिक क्रिया है या नहीं है? तो ये दोनों आर्थिक क्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी भी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। इससे हमें मस्ती तो मिलती है लेकिन इससे हमारा पेट नहीं भरता, मतलब कि मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होती हैं। तो यह आर्थिक क्रिया ताश खेलना या लूडो खेलना नहीं है। लेकिन वहीं एक व्यक्ति कुदाल लेकर के खेत में काम करता है तो वह आर्थिक क्रिया है। यहाँ ध्यान देंगे, सीमित साधनों, हमारे सभी साधन, इकोनॉमिक्स में हमें ये शब्द हमेशा ही मिलेगा, सीमित साधनों, यानी कि जितने साधन हमारे पास हैं वो कम है, इसीलिए मानव की आवश्यकताएं जो है वो पूरी नहीं हो पाती है हमेशा ही, उसे हमेशा नई चीज की आकांक्षाएं रहती हैं। तो आर्थिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिससे मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपयोग करते हैं सीमित साधनों का। आर्थिक क्रिया के प्रकार। आर्थिक क्रिया मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पादन, प्रोडक्शन, जिसमें हम किसी वस्तु को बनाते हैं, वस्तु को बनाते हैं। वस्तु बनाने का काम जो है वह उत्पादन में किया जाता है, और जो वस्तु को बनाता है उसको हम उत्पादक कहते हैं, प्रोडक्टर, उत्पादक। और जो बन के तैयार होता है उसे उत्पादन या प्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा कंजम्पशन, उपभोग। उपभोग को कहा जाता है खा लेना, यानी कि खत्म करना, उपयोग करना, इसे हम कहेंगे साधारण भाषा में उपयोग करना। उपयोग करना भी आर्थिक क्रिया है क्योंकि इसमें मानवीय आवश्यकता संतुष्ट हो रही है। अगर हमें भूख लगी हो और हम 2 रोटी खा लेते हैं तो इसमें हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो रही है, तो इसे हम आर्थिक क्रिया कहेंगे। यानी कि वह सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया है जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है। कहा जाएगा कि उत्पादन आर्थिक क्रिया कैसे है, क्योंकि उत्पादन में अगर हम वस्तु बनाते हैं तो वस्तु के बदले हमें पैसे मिलते हैं, तो वस्तु के बदले जो पैसे हमें मिलते हैं उससे हमारी आवश्यकताएं संतुष्ट होती है। मानवीय आवश्यकताएं, यानी कि हमारी आवश्यकताएं संतुष्ट होती है। हमें गाड़ी लेना हो, बंगला लेना हो, या फिर जो कुछ भी खरीदना हो हम खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं उत्पादन आर्थिक क्रिया है, उपभोग भी आर्थिक क्रिया है। हम कुछ भी खाते हैं तो वह आर्थिक क्रिया है। और तीसरा है विनिमय। विनिमय भी आर्थिक क्रिया है। जैसे अगर हम 1 केजी सब्जी बेच देते हैं बाजार में और हम उसके लिए 20 रुपए मिलते हैं तो इसे कहेंगे विनिमय, एक्सचेंज, क्रय विक्रय। एक्सचेंज को साधारण भाषा में कहा जाता है
क्रय विक्रय। अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और फिर उसे बेच देते हैं तो इसे भी आर्थिक क्रिया कहा जाएगा। खरीदते हैं उसे खा लेते हैं उसे भी आर्थिक क्रिया कहा जाएगा। और हम किसी वस्तु को बनाते हैं वह भी आर्थिक क्रिया है। तो वह सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। मतलब हमें याद रखना है कि जब भी हमारी आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं तो जिस प्रकार से भी हो उसे हम आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। उत्पादन के एजेंट, उत्पादन प्रोडक्शन में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। प्रोडक्शन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्शन के लिए आवश्यकता होती है भूमि की। जहां भी हमें प्रोडक्शन करना हो, चाहे खेती करनी हो भूमि चाहिए, पशुपालन करना हो भूमि चाहिए, या हमें फैक्ट्री लगानी हो, अगर हमें फैक्ट्री लगानी हो तो भी हमें भूमि की आवश्यकता होगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो फैक्ट्री आसमान में लटका दे जिसको भूमि की आवश्यकता नहीं हो। तो प्रोडक्शन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण एजेंट है यानी कि जरूरी चीज है वो है हमारा भूमि, लैंड। दूसरा है श्रम। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भूमि हो और अब हमें खेती ही करनी हो तो उसके लिए हमें श्रम, आदमी की आवश्यकता होगी, लेबर की आवश्यकता होगी। अगर हमें पशुपालन करना हो तो भी आदमी चाहिए, फैक्ट्री लगानी हो, फैक्ट्री में काम करना तो भी आदमी चाहिए। तो उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है यानी एजेंट है ये है लेबर। तीसरी पूंजी। अगर हमारे पास भूमि है, लेबर भी है, लेकिन पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, तो क्या हम किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रोडक्शन करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होगी, फंड की। पूंजी को हम फंड भी कहते हैं। हमें फंड की आवश्यकता होगी। हम चाहे फंड अपने पापा से लें या बैंक से लें, लोन में लें, या फिर अपने दोस्तों से उधार लें, क्रेडिट पे लें। उधार ले मतलब कि उसे वापस कर देने के लिए। ये हमें पैसे मिलने के कुछ स्रोत है और फंड हमें चाहिए ही। तो हमारे उत्पादन के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ये है पूंजी, कैपिटल। चौथा है संगठन, यूनियन। अगर हमारे पास संगठन नहीं होगा मतलब हम अकेले काम करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों का समूह, अलग अलग तरह के काम करने वाले व्यक्तियों का समूह हमारे पास होना चाहिए, यूनियन होनी चाहिए। तभी हम किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन को कर पाएंगे। और पांचवा है उद्यमिता या साहस। अगर कोई व्यक्ति साहस करके खेती में पैसा नहीं लगाए या पशुपालन में पैसा नहीं लगाए या फैक्ट्री में नहीं लगाए, तो खेती में नहीं लगाएगा तो अनाज का उत्पादन नहीं होगा, पशुपालन नहीं करेगा तो दूध या मांस का उत्पादन नहीं होगा, फैक्ट्री नहीं लगाएगा तो किसी नई वस्तु जैसे कि स्लीपर्स, चप्पल, कपड़े या फिर बाकी चीजों का उत्पादन नहीं होगा। तो इसके लिए इसमें पांचवा और महत्वपूर्ण है उद्यमिता, इंटरप्रेनर यानी कि साहस। कोई भी व्यक्ति उद्यमी है यानी व्यवसायी, एक व्यक्ति चाहिए ही व्यवसाय करने के लिए। तो उत्पादन के ये 5 एजेंट है। अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन कौन उत्पादन से संबंधित है या कौन उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो इसमें से 3 या 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको चुनना होगा। तो याद रखना है उत्पादन के 5 एजेंट्स हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमिता या साहस। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी पॉइंट समझ में नहीं आई है। आर्थिक समस्या हमने पहले पढ़ा है आर्थिक क्रिया। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि वह सभी क्रियाएं जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं सीमित साधनों का उपयोग करके, हम उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ बात आ रही है आर्थिक समस्या की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ उत्पन्न होती है, मतलब हमारे पास समस्या कब उत्पन्न होती है कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है। इसे हम समझेंगे जैसे अगर हमारी आमदनी 15,000 रुपए है तो हमारे पास एक सीमित साधन है 15,000 रुपए और इससे हमारी आवश्यकताएं असीमित है। जैसे हमें कपड़े खरीदने हैं, उसके बाद मोबाइल खरीदना हो, ज्वेलरी खरीदना है, खाना है, रेंट देना है, बिजली का बिल जमा करना है। हमारी आवश्यकताएं अनंत है लेकिन हमारा साधन सीमित है, मतलब हमारे पास सिर्फ 15,000 रुपए ही हैं।
और इसी से ही हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। अब हमें आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम जरूरी क्या क्या है हमारे लिए, सबसे पहले रेंट देना जरूरी है, रेंट देंगे। दूध का किराने का सामान, मतलब कि हमें जो भी जनरल स्टोर से सामान लाते हैं उसके लिए पैसे देने हैं, ये जरूरी है, तो किराना सामान जरूरी है। उसके बाद दूध के पैसे देने जरूरी है, अखबार वाले को देना जरूरी है, और उसके बाद कुछ सेविंग करनी भी जरूरी है। ये सभी जरूरी चीजें हैं, तो इसको हम करेंगे। और इसी का चयन करने के लिए, चयन की समस्या ही मूल रूप से आर्थिक समस्या है। अगर हमारे पास अनंत रुपए हो, हमारे पास 15,000 रुपए है, हम कितना भी खर्च करें खत्म ना हो, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, जो मन करे खरीद लिया। लेकिन यहाँ हमारे पास 15,000 रुपए है, ये फटाफट फटाफट खत्म हो जाएंगे। तो हमें चुनना होगा कि हम रेंट दें, कि ज्वेलरी खरीदें, किराने का सामान खरीदें, या फिर हम चिकन मटन खाएं। यहाँ पे हमारी मतलब कि जो भी चयन करने से जो समस्या उत्पन्न होती है, वही आर्थिक समस्या है मूल रूप से। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मुख्य कारण जो है, इसमें पहला है असीमित आवश्यकताएं। हमारी आवश्यकताएं इतनी असीमित है, इतनी हमारे पास आवश्यकताएं हैं कि हमारे पास जो भी रहेगा, हमारे पास 15,000 है तो, या फिर अगर हमारे पास 15 लाख रुपए आ जाए तो भी हमारी आवश्यकताएं असीमित ही रहेंगी। अगर हमारे पास 15,000 रुपए है तो हम सोच रहे हैं कि हमें रेंट देना है या फिर हम चिकन खाएं। हमारे पास 15 लाख रुपए हो तो हम सोचेंगे कि हम ब्रेजा कार खरीदें, या फिर अगर हमारे पास थोड़ा और पैसा होता तो हम मर्सिडीज खरीद लेते। मतलब कि हमारी आवश्यकताएं जो है ये असीमित है, और इसी असीमित आवश्यकताओं के चलते आर्थिक समस्या का जन्म होता है। क्योंकि असीमित आवश्यकताएं चयन को लेकर के आती है, और चयन की समस्या ही मूल रूप से आर्थिक समस्या है। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर मतलब क्या है कि हम अभी सोचते हैं कि हमें चिकन खाना है, लेकिन थोड़ा देर के बाद ही हम सोचने लगते हैं कि नहीं, हम चिकन नहीं खाएंगे, हम मटन खाएंगे। हम अभी सोचते हैं कि हमें दूध हाफ क्रीम लेना है, हाफ क्रीम दूध खाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में हम सोचते हैं कि नहीं, फुल क्रीम ले लेते हैं। मतलब आवश्यकताओं की तीव्रता में इतना अंतर है कि हमारी ये आवश्यकता की तीव्रता ही आर्थिक समस्या का कारण बन जाती है, यानी कि यहाँ पे चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और हम जानते हैं मूलतः चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है। आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास 15,000 रुपए मतलब साधन सीमित है, हमारे पास साधन सीमित है, हमारे पास 1 लीटर ही दूध है, और हम चाहते हैं खीर भी बनाए और दिन भर चाय भी पिए, क्योंकि ठंडी का समय है। मतलब कि सीमित साधनों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, ये भी आर्थिक समस्या का मूल कारण है। उसके बाद साधनों का वैकल्पिक उपयोग, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। हम एक साधन से, मतलब जैसे दूध हम खरीद के लाते हैं, तो दूध से ही हम चाय बना सकते हैं, उसके बाद दही बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। एक ही साधन के वैकल्पिक उपयोग है। इनके वैकल्पिक उपयोग होने से चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और यही आर्थिक समस्या है। जैसे कि हम दूध खरीद के लाएंगे, चाय पी लिया, दही बना लिया, खीर बना लिया। मतलब यहाँ पे इसकी इतना नहीं आवश्यकता है कि हम यहाँ पे चयन करेंगे दूध का, हम सीधा चाय नहीं लाएंगे, हम सीधा दूध लाएंगे, क्योंकि इसे दही भी खीर भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार साधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी, ऑप्शनल यूजेज जो है, ये भी हमारे आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के एक मुख्य कारण है। उसके बाद चयन या चुनाव की समस्या, तो चयन ही मूलतः आर्थिक समस्या का जड़ है। आर्थिक समस्या का जड़ चयन या चुनाव की समस्या ही है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ देखेंगे हमने जो अभी तक देखा है वो किसी भी व्यक्ति की, किसी मानव की, एक व्यक्ति की वो समस्याएं थी, वो थी आपकी आर्थिक समस्या। लेकिन यहाँ पे केंद्रीय समस्या, सेंट्रलाइज प्रॉब्लम जो है, वह क्या है? अर्थव्यवस्था, किसी भी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था। यार यहाँ पे अर्थशास्त्र नहीं कहा जा रहा है, यहाँ अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है। अर्थव्यवस्था का इंग्लिश होता है इकोनॉमी, और अर्थशास्त्र का इंग्लिश होता है इकोनॉमिक्स। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो इसकी सबसे पहली समस्या है कि क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। मतलब जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, वह कौन सा प्रोडक्शन बनाए, मतलब हम क्या बनाए और उसकी कितनी मात्रा बनाए। दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए। हम इसके उत्पादन करने के लिए मशीनरी का उपयोग करें, मशीनरी का या मैन पावर का। यानी कि हमारे पास
हम इसका उत्पादन कैसे करें, मशीनरी से करें कि मैन पावर से करें, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये हमारे केंद्रीय समस्या है। किसके लिए उत्पादन किया, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, व्यवसायी वर्ग के लिए कर रहे हैं या मजदूर वर्ग के लिए कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये किसके लिए किया जाए, क्या और कितनी मात्रा में, कैसे, किसके लिए, और साधनों की विकास की समस्या, मतलब जो साधन हमारे पास है उनका विकास हो रहा है या नहीं, उनका उपयोग सही तरीके से हो रहा है या नहीं। 1 लीटर दूध में हम चाय बनाते हैं 10 लोगों के लिए, तो क्या यह 10 लोगों के लिए चाय बनाना 1 लीटर का सही उपयोग है, या फिर 15 लोगों के लिए चाय बनाना 1 लीटर का सही उपयोग होगा। तो साधनों का विकास हो रहा है या नहीं। हम पहले जो है एंशियंट पीढ़ी में बैल से कोल्हू चलाते थे, मतलब बैल से कोल्हू चला करके तेल पेरा जाता था, तेल निकाला जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में हम मशीन उपयोग करते हैं जो कि डीजल इंजन या फिर मोटर से चलते हैं और उससे हम तेल निकालते हैं। तो मशीन से तेल निकालने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया काफी आसान है और तेज है, जबकि बैल से तेल निकालने की प्रक्रिया जो है काफी मतलब मुश्किल थी और धीमी गति की थी। तो साधनों का हम सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं और इनका विकास हो रहा है कि नहीं, ये भी अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं हैं। तो अर्थव्यवस्था की 4 मूल समस्याएं यहाँ पे हमने देखा है, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, और साधनों के विकास की समस्या तो बनी ही रहेगी। साधनों के कुशलतम उपयोग की समस्या। साधनों की कुशलतम यानी कि हमारे पास जो साधन है इसका हम सही से उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं, ये हमारी मूल समस्या है। तो आज की वीडियो में हम, उसके बाद आता है अवसर लागत। आज की वीडियो में हमने अब तक जो कवर किया है इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है। यहाँ समझेंगे कि अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं और हमें खरीदना है गोभी। गोभी 30 रुपए केजी है और परवल 60 रुपए, लेकिन संजोग से परवल भी हमें 30 रुपया ही मिल रहा है। गोभी हमें खरीदना था 2 केजी, तो हम अब गोभी 2 केजी नहीं खरीदेंगे, 1 केजी खरीदेंगे और 1 केजी परवल खरीदेंगे। यानी कि 1 केजी परवल खरीदने के लिए हमने 1 केजी गोभी के पैसे इसमें लगा दिए, मतलब 1 केजी गोभी को हमने क्या किया, त्याग कर दिया। तो इसी त्याग किए हुए मात्रा को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर अवसर लागत कहते हैं। यानी किसी भी नई वस्तु को खरीदने के लिए हम पुरानी वस्तु में जितनी मात्रा छोड़ देते हैं, जितने पैसे उसके लिए खर्च नहीं करते हैं, अवसर लागत कहलाता है। लेकिन यहाँ पे उत्पादन के लिए हम जो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें हमें बाकी एक पेन का उत्पादन करना है, हम पेन बना रहे हैं 5 रुपए का, और हम 5 रुपए की दर से 100 पेन बनाते हैं जो कि होता है 500 का। और हम पेंसिल बनाते हैं तो पेंसिल भी 5 रुपए ही लगते हैं बनाने में, लेकिन यहाँ 100 पेंसिल जो है हम बनाते हैं तो ये भी 500 का, ये 500 तो इसका खर्च लगता है, लेकिन ये बिकता है 500 में, ये बिकता है 600 में। तो अगर हम पेंसिल बनाने के लिए पेन की जितनी मात्रा छोड़ देते हैं उसे ही हम उत्पादन में अवसर लागत कहेंगे। यानी कि पेन के प्रोडक्शन में छोड़े गए मात्रा को, जितना मात्रा का जितना कॉस्ट होगा वही हमारा प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत होगा। उसके बाद है सीमांत लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट भी इसे कहा जाता है। एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत वह लागत है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम 100 पेन बना रहे हैं तो 500 रुपए लग रहे हैं। अगर हम 101 पेन बनाएंगे तो 506 रुपए लग रहे हैं। तो अवसर लागत, सीमांत लागत जो है वो 506 घटाओ 500 बराबर 6 रुपए, यानी कि इसका सीमांत लागत जो है वो 6 रुपए है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि 100 पेन बनाने का खर्चा जो है वो 500 लगता है, और 99 पेन बनाने का खर्च जो है वह 99 पेन बनाने का खर्च जो है वह हमारे पास 99, अगर हम 99 पेन बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास खर्च लगता है कितना, 99 पेन बनाने के लिए खर्च लगता है अगर हमारे पास 95 रुपए या फिर 94 रुपए, तो हम कहेंगे कि सीमांत लागत जो थी वो 6 रुपए की थी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और वो होगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का परिचय माइक्रो इकोनॉमिक्स का परिचय परिचय एमसीक्यू। इस वीडियो में आपको जहां भी समस्या हुई हो या जो टॉपिक समझ में नहीं आया हो, आप हमें कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप आगे भी इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, वो भी पूरे विस्तार से। तो तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।